नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी ए दिल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत प्यार से नहीं बल्कि एक अनोखी शर्त से हुई। इस कहानी का शीर्षक है माई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, माई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। क्या अनन्या और आर्यन का ये कानूनी समझौता कभी दिल के रिश्ते में बदल पाएगा, या फिर शर्तों की ये दीवार उनके बीच हमेशा बनी रहेगी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अंत तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। अध्याय 1। एक अनजानी रात। प्यार भी एक अजीब अंधविश्वास है जहाँ सही समय और सही जगह का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी इंसान वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। अनन्या की जब आँख खुली तो उसका सिर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, उसे बिस्तर की मखमली चादरों का एहसास हुआ। ये उसके घर की उन पुरानी और घिसी हुई चादरों जैसी नहीं थी जिन्हें वो सालों से धो धोकर इस्तेमाल कर रही थी। छत की ओर देखने पर उसे वो टूटा हुआ पुराना बल्ब नहीं बल्कि एक बेहद कीमती और आधुनिक झूमर दिखाई दिया। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द था, मानो उसे किसी ने बुरी तरह झकझोर दिया हो। जब उसने अपनी कलाई ऊपर उठाई तो उस पर नीले और बैंगनी निशान साफ चमक रहे थे। वो समझ गई कि बीती रात जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। अनन्या ने अपना मुंह हाथ से दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकल जाए। उसने कांपते हाथों से कंबल हटाया और खुद को बिना कपड़ों के पाया। वो बुरी तरह डर गई थी। उसने जल्दी से अपने बिखरे हुए कपड़े उठाए, जैसे तैसे उन्हें पहना और बिना पीछे मुड़े कमरे से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आह, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, अनन्या ने छटपटाते हुए चिल्लाने की कोशिश की, पर उस आदमी ने बिना किसी मेहनत के उसे वापस बिस्तर पर पटक दिया। जब अनन्या की नज़र उस शख्स पर पड़ी तो वो दंग रह गई। वो आदमी भला का खूबसूरत था। उसका चेहरा किसी संगमरमर की मूर्ति की तरह तराशा हुआ और ठंडा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी अकड़ और गहराई थी। अनन्या ने अपनी जिंदगी में कई हैंडसम मर्द देखे थे, लेकिन इसके सामने तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी फीके लग रहे थे। अध्याय 2। गलत निशाना। वही आदमी जिसने कल रात उसे इतनी तकलीफ दी थी, आज उसके सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था। उस आदमी का नाम आर्यन था। उसने ठंडे और कड़क लहजे में पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नशा देने की? क्या तुम्हें लगता है कि इतना सब करने के बाद तुम यहाँ से सही सलामत बचकर निकल जाओगी? आर्यन की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। अनन्या एक पल के लिए सहम गई, फिर उसे असलियत याद आई। दरअसल अनन्या एक छोटे दर्जे की कलाकार थी। उसने अपना करियर बनाने के लिए बड़े सुपरस्टार विक्रम को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई थी। उसने विक्रम के पानी में नशीली दवा मिलाई थी ताकि वो उसके साथ कुछ समय बिता सके और सुर्खियों में आ जाए। पर किस्मत का खेल देखिए, उसने गलत आदमी को नशा दे दिया था। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हें नशा दिया होता तो क्या मैं अभी भी यहीं बैठी रहती? तुमसे ज़रूर कोई गलती हुई है। यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ है। उसने अपने शरीर के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए आगे कहा, जिस आदमी को मैं नशा देना चाहती थी वो कोई और था। तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने काबिल हो कि कोई तुम्हें नशा दे? चलो, मेरे दवा के पैसे वापस करो। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आज तक ऐसी ढीठ औरत नहीं देखी थी। अनन्या ने मौका देखा, उसे जोर से धक्का दिया और कमरे से बाहर भाग गई। भागते हुए उसने पीछे मुड़कर चिल्लाया, देख क्या रहे हो? शीशे में अपनी शक्ल देखो। बाहर खड़ा आर्यन का मैनेजर खन्ना ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी किसी औरत को आर्यन के कमरे से इस तरह भागते हुए नहीं देखा था। तभी आर्यन की माँ कमरे में दाखिल हुईं। बिखरा हुआ बिस्तर देखकर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा मुझे सब पता चल गया है। तुम कल रात एक लड़की के साथ थे। अब तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। आर्यन ने चिढ़कर कहा, माँ, मैं उसे जानता तक नहीं। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए एक फाइल दिखाई। उसका नाम अनन्या है। वो एक बड़े बिजनेस घराने की सौतेली बेटी है जिसे उसके परिवार ने कभी सम्मान नहीं दिया। वह बहुत संघर्ष कर रही है। आर्यन खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो अपनी बीमारी की वजह से छू तक नहीं सकता था, कल रात उसके साथ वो इतना करीब कैसे आ गया? क्या अनन्या ही उसकी जिंदगी का वह मोड़ थी जिसका उसे इंतजार था? अध्याय 3। मजबूरी का सौदा। आर्यन के कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था।
आर्यन ने अपनी माँ की बात सुनकर अपनी मुट्ठियां कस लीं और गुस्से में कहा, माँ, उसने बहुत ही घटिया तरीका अपनाया था। इसका मेरी बीमारी के ठीक होने से कोई लेना देना नहीं है। उसकी माँ सुमित्रा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने पहले कभी ऐसे तरीके नहीं आजमाए? हर बार हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ता था क्योंकि तुम किसी औरत का स्पर्श तक बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन कल रात तुमने उसे छुआ। मेरे आदमियों ने बताया कि तुम पूरी रात उसके साथ थे। यह कोई मामूली बात नहीं है आर्यन। आर्यन ने गुस्से में पास पड़ी कांच की मेज पर हाथ मारा। वो बोला, हो सकता है कि इस बार उस नशीली दवा का असर अलग हो। जो भी हो, मैं उस पागल औरत से शादी नहीं करूंगा जिसमें जरा भी नैतिकता नहीं है। माँ, आप इस विचार को छोड़ दें तो ही बेहतर होगा। दूसरी ओर अनन्या सड़कों पर बदहवास सी चल रही थी। अपने शरीर की हालत और उन निशानों को देखकर वो मन ही मन उस दवा बेचने वाले को कोस रही थी। उसने तो बस ऐसी दवा मांगी थी जिससे कोई गहरी नींद सो जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि वो दवा कुछ और ही असर दिखाएगी। उसके शरीर का रोम रोम कल रात के जुल्म की गवाही दे रहा था। वो दर्द से कराह रही थी और उस अजनबी की बेरहमी को याद कर सिहर उठती थी। अनन्या को अपनी पुरानी जिंदगी की कड़वी बातें याद आने लगीं। उसकी सौतेली माँ हमेशा उसे ताना देती थी, अनन्या, अपनी शक्ल देखो। तुम हीरोइन बनना चाहती हो? बेहतर होगा कि चुपचाप मेरी बात मानो। तुम एक नाजायज औलाद हो और हमेशा दोयम दर्जे की ही रहोगी। उसकी सौतेली माँ का अत्याचार यही नहीं रुकता था। वह कहती थी कि अनन्या की बड़ी बहन रिया एक बड़ी स्टार बन चुकी है, जबकि अनन्या अभी भी संघर्ष कर रही है। अनन्या को अपनी बेबसी पर हंसी आ रही थी। अगर उसे परिवार ने इस कदर कोने में न धकेला होता तो वो शायद कभी इतना खतरनाक रास्ता नहीं चुनती। अध्याय 4, घर की कड़वाहट। बदहवास हालत में अनन्या अपनी कंपनी पहुंची। उसे याद था कि आज उसका एक जरूरी ऑडिशन है। जैसे ही वो पहुंची, उसकी मैनेजर मीना ने उसे गुस्से से देखा। तो तुम आ गई? मुझे लगा तुम्हें इस ऑडिशन की कोई परवाह ही नहीं है, मीना ने चिल्लाकर कहा। माफ करना मीना दीदी, मुझे देर हो गई, अनन्या ने सिर झुकाकर कहा और अपने बिखरे कपड़ों को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन मीना की तेज नजरों ने अनन्या की गर्दन पर बने निशानों को देख लिया। मीना ने उसका कॉलर खींचते हुए कहा, हमें अभी डायरेक्टर से मिलना है। मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये रोल चाहिए तो खुद को ठीक करो। तुम इस हालत में किसी सभ्य घर की लड़की नहीं लग रही हो। अनन्या ने शीशे में खुद को देखा। निशान इतने गहरे थे कि छुपाना मुश्किल था। उसने मन ही मन उस आदमी को जानवर कहा जिसने उसकी ये हालत की थी। तभी उसका फोन बज उठा। फोन उसके पिता सतीश का था। सतीश ने गुस्से में पूछा, अनन्या, तुम कल रात कहाँ थी? सतीश कभी उसे फोन नहीं करते थे जब तक कि कोई काम न हो। अनन्या ने डरते हुए झूठ बोला, कल रात मैं एक काम में फंसी थी। मुझे नहीं पता तुम कहाँ थी, लेकिन अभी के अभी घर आओ। तुम्हारी बड़ी बहन रिया की सगाई की बात चल रही है और तुम रात भर बाहर थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सतीश ने चिल्लाकर फोन काट दिया। अनन्या के घर में उसकी सौतेली माँ अपने पति सतीश को भड़का रही थी। वो कह रही थी, सतीश जी, आपको अनन्या से बात करनी ही होगी ताकि वह उस शादी के प्रस्ताव के लिए मान जाए। मैं अपनी लाडली बेटी रिया की शादी उस अपाहिज और बीमार लड़के से कैसे कर सकती हूँ? मैंने सुना है कि उसे अपनी सुध बुद्ध तक नहीं रहती। वे लोग रिया को बहू नहीं, नौकरानी बनाना चाहते हैं। अनन्या तो वैसे भी पराई है, उसे ही वहां भेज देना सही रहेगा। सतीश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अपनी पत्नी की कड़वी बातों और दबाव के आगे झुक गया। उसने तय कर लिया कि वो अनन्या को ही बलि का बकरा बनाएगा। जब अनन्या घर पहुंची तो नौकरानी ने उसे बताया कि घर में मेहमान आए हुए हैं। अनन्या जैसे ही अंदर गई, उसने देखा कि हॉल में रिया और उसका मंगेतर आदित्य एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। अनन्या वहीं जम गई। जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगी, उसकी सौतेली माँ ने उसे देख लिया और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेशर्म लड़की, तुम यहाँ खड़ी होकर अपने होने वाले जीजा को ताड़ रही हो? कितनी गिर गई हो तुम? अनन्या ने अपने जलते हुए गाल को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर मैं सच में उन्हें फंसाना चाहती तो यहाँ खड़े होकर सिर्फ देखती नहीं। अध्याय 5, अपमान की पराकाष्ठा। अनन्या के शब्द सुनकर उसकी सौतेली माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही अनन्या वहां से निकलने लगी, उसकी माँ ने उसे पीछे से पकड़ा और जोर का धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अपनी औकात देखी है तुमने? हमने तुम्हें किसी महात्मा की तरह पाला पोसा है। जब तुम अपनी पागल माँ के साथ सड़कों पर मरने वाली थी, तब हमने तुम्हें बचाया था, और अब तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो? अगर मैं तुम्हें मारूं भी तो ये मेरा हक है, उसकी सौतेली माँ चिल्लाई।
तभी उसकी नज़र अनन्या की गर्दन पर बने उन साफ निशानों पर पड़ी। वो जैसे चौंक सी गई और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अच्छा, तो यह बात है अनन्या। मुझे पता था कि तुम हमारे खानदान के लिए कलंक साबित होगी। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, सिर्फ मर्दों को लुभाना जानती हो। अगर तुम्हें यही सब करना है तो कहीं और जाओ, हमारे घर को गंदा मत करो। आदित्य इस शहर के सबसे बड़े खानदान का वारिस है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसी लड़की उसके लायक है? वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। अनन्या को उन थप्पड़ों से इतना दर्द नहीं हुआ जितना उन तीखे शब्दों से हुआ जिन्होंने उसके दिल को छलनी कर दिया था। फिर भी उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उसने हंसते हुए अपने कपड़े ठीक किए और कहा, अगर आपको लगता है कि वो मुझे देखेगा भी नहीं तो आप इतनी बेचैन क्यों हैं? बाहर से शोर सुनाई देने लगा। अनन्या की सौतेली बहन और आदित्य आपस में बातें कर रहे थे। अनन्या की मां ने डरते हुए आवाज धीमी की और धमकी भरे लहजे में कहा, कोई चालाकी मत करना। आज शाम खन्ना परिवार के लोग अपने छोटे बेटे समीर के साथ आ रहे हैं। समीर एक बहुत अमीर घर का लड़का है। अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अनन्या चिल्लाई, माँ, आप चाहती हैं कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूं जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आप इसे मेरा सौभाग्य कह रही हैं? तुम नहीं मानोगी। सौतेली माँ ने उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उन्हें धक्का दिया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भाग निकली। पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, अनन्या, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हारी माँ की अस्थियां गंगा में बहा दूंगी और तुम उनका चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। अध्याय 6, एक नई उम्मीद। अनन्या बेतहाशा दौड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। दूसरी ओर आर्यन को उसके पुश्तैनी महल में बुलाया गया था। पिछली रात की घटना की खबर उसके दादाजी तक पहुंच चुकी थी, जो उस खानदान के मुखिया थे। आर्यन अपने दादाजी के सामने खड़ा था और शांत स्वर में बोला, दादाजी, माँ बात को समझ नहीं रही हैं। कल रात जो कुछ हुआ वो महज एक हादसा था। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। उसके दादाजी ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, आर्यन, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुमने उस लड़की को छुआ है। क्या तुम्हें उस एहसास की बिल्कुल भी याद नहीं आती? बिल्कुल नहीं, आर्यन ने दो टूक जवाब दिया। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। हमारा परिवार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। इसके अलावा वो लड़की सिर्फ तुम्हारे वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी उस बीमारी का इलाज भी हो सकती है जिसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। तुम भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से काम लो। तुमने उसके साथ रात बिताई है, तुम उसका इस्तेमाल करके उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आर्यन ने चिढ़कर कहा, पर मैं उसे जानता तक नहीं हूं। मैं एक अजनबी से शादी कैसे कर सकता हूं? तभी उसके दादाजी ने अपनी चाल चली, अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो तुम्हारी वो पुरानी दोस्त, क्या नाम है उसका, महक? हाँ, महक का करियर मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। उसे जिंदा रहना मरने से भी बदतर लगने लगेगा। आर्यन की आंखों में गुस्सा चमक उठा, लेकिन वो अपने दादाजी की ताकत को जानता था। इधर अनन्या अभी कुछ ही कदम भागी थी कि तभी कई गाड़ियां जोरदार आवाज के साथ उसके पास आकर रुकीं। गाड़ियों से उसके पिता और सौतेली माँ के आदमी बाहर निकले और उसे चारों तरफ से घेर लिया। बेटा, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं, उसके पिता ने पास आते हुए कहा। अनन्या का मन किया कि वो अपने पिता को खरी खोटी सुनाए, लेकिन वो अकेली थी और वे लोग गिनती में बहुत ज्यादा। उसके हाथ पीछे से बांध दिए गए और उसे वापस घर ले जाया गया। वहां एक मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया ताकि अनन्या को सजाया जा सके। जब अनन्या सज धज कर तैयार हुई तो उसकी सौतेली माँ उसे देखकर दंग रह गई। अनन्या वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। माँ ने मन ही मन सोचा, इसे जल्द से जल्द विदा करना होगा, वरना कहीं आदित्य का मन न बदल जाए। तभी बाहर से मेहमानों के आने की खबर मिली। अनन्या को धकेलते हुए हॉल में ले जाया गया। वहां समीर खड़ा था, जो अपनी उंगलियां चबा रहा था और पागलों की तरह सिर हिला रहा था। सौतेली माँ मुस्कुराकर बोली, देखो अनन्या, ये तुम्हारा होने वाला पति है। तुम्हारे सुख के दिन अब शुरू होने वाले हैं। तभी समीर को दौरे जैसा कुछ पड़ा और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए लोगों पर झपटने लगा। घर में अफरा तफरी मच गई। अनन्या ने यही सही मौका समझा और शोर शराबे के बीच वहां से भाग निकली। वो इतनी तेज दौड़ रही थी कि उसके फेफड़े जवाब देने लगे थे। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक महंगी काली गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी का शीशा नीचे उतरा और अनन्या की नज़रें सीधे आर्यन की आंखों से मिलीं। आर्यन उसी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। अध्याय 7, अचानक मुलाकात। सड़क के किनारे खड़ी उस शानदार गाड़ी को देखकर अनन्या की सांसें थमसी गईं। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे सरका और अंदर से वही चेहरा उभरा जिसे अनन्या कभी भूल नहीं सकती थी।
आर्यन अपनी गहरी आंखों से उसे घूर रहा था। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पीछे से उसके सौतेली माँ के आदमी उसे पकड़ने के लिए करीब आ रहे थे। अनन्या ने आव देखा नताव, सीधे गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई। गाड़ी चलाओ, जल्दी, अनन्या ने हाँफते हुए कहा। आर्यन ने एक ठंडी नज़र उस पर डाली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़की, जिसे वो पूरे शहर में ढूंढने की सोच रहा था, खुद उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई है। आर्यन के मैनेजर खन्ना ने पीछे मुड़कर देखा और हैरान रह गया। तुम फिर से यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन की आवाज़ में वही पुरानी कड़क थी। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। उसके घर के आदमी गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ बस यहाँ से ले चलो, वे लोग मुझे पकड़ लेंगे। मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी, बस यहाँ से निकालो। आर्यन ने खन्ना को इशारा किया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे खड़े लोग धूल फांकते रह गए। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया था। अनन्या धीरे धीरे अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश कर रही थी। उसे अब एहसास हुआ कि वो किसके साथ बैठी है। आर्यन ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ा और अपनी ओर खींचा। अब बताओ, तुम मेरा पीछा कर रही हो या ये सब तुम्हारी कोई नई चाल है? अनन्या ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से में बोली, पीछा? मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। मुझे क्या पता था कि इस महंगी गाड़ी में तुम जैसा पत्थर दिल इंसान बैठा होगा। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने गौर किया कि अनन्या ने आज दुल्हन की तरह कपड़े पहने हुए हैं। शादी से भाग रही हो? उसने तंज कसते हुए पूछा। अध्याय 8, एक अजीब प्रस्ताव। अनन्या ने कड़वाहट के साथ सिर हिलाया। शादी नहीं, सौदा हो रहा था मेरा। वे लोग मुझे एक ऐसे आदमी को बेचना चाहते थे जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्यन खामोश रहा। उसने अनन्या के चेहरे पर छाई बेबसी को देखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक आग बाकी थी। तभी आर्यन के फोन पर उसके दादाजी का संदेश आया, अगर वो लड़की मिल जाए तो उसे सीधे घर ले आना। आर्यन ने गाड़ी को शहर के सबसे बड़े और आलीशान होटल की तरफ मोड़ने का आदेश दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? अनन्या ने घबराते हुए पूछा। वहाँ जहाँ तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा, आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। होटल के एक प्राइवेट स्वीट में पहुंचकर आर्यन ने अनन्या को अंदर भेजा और खुद बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद आर्यन की माँ सुमित्रा वहां पहुंची। अनन्या को सजी धजी हालत में देखकर सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम बहुत प्यारी लग रही हो अनन्या। मुझे पता है कि जो कुछ हुआ वो बहुत अचानक था, लेकिन शायद यही नियति है, सुमित्रा ने प्यार से अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। अनन्या उलझन में थी। आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आर्यन की माँ हूँ। देखो बेटा, आर्यन की एक खास स्थिति है। वो किसी भी औरत के करीब नहीं जा पाता, लेकिन कल रात तुम उसके साथ थी और उसे कोई परेशानी नहीं हुई। इसका मतलब है कि तुम उसके लिए खास हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आर्यन से शादी कर लो। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गईं। शादी? मैं एक अजनबी से जिसने मेरे साथ ज्यादती की, उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? आर्यन कमरे के अंदर आया और ठंडे स्वर में बोला, ये शादी सिर्फ एक समझौता होगी। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, पैसा, शोहरत और तुम्हारे उस लालची परिवार से आज़ादी। बदले में तुम्हें बस मेरी पत्नी होने का नाटक करना होगा। अनन्या ने आर्यन की आंखों में देखा। वहां प्यार नहीं, सिर्फ एक व्यापारिक सौदा था, पर उसे पता था कि अगर वो घर वापस गई तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। क्या मैं अपनी शर्तें रख सकती हूँ? अनन्या ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा। आर्यन के होठों पर एक छोटी सी रहस्यमयी मुस्कान आई। शौक से। अध्याय 9, शर्तों का खेल। होटल के उस आलीशान कमरे में चुप्पी पसरी हुई थी। अनन्या ने गहरी सांस ली और आर्यन की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तें रखनी शुरू की। मेरी पहली शर्त यह है कि हम सिर्फ नाम के लिए पति पत्नी होंगे। आप मेरे निजी जीवन में दखल नहीं देंगे और न ही मुझे अपनी मर्जी के बिना छूने की कोशिश करेंगे, अनन्या ने मजबूती से कहा। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो तंज से भरी थी। उसने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम कुछ बड़ा मांगोगी। खैर, ये मुझे मंजूर है। वैसे भी मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये शादी मेरे परिवार की शांति के लिए हो रही है। अनन्या को उसके इस रूखे व्यवहार से थोड़ी ठेस लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। मेरी दूसरी शर्त, मुझे अपना करियर जारी रखने की पूरी आज़ादी चाहिए। मैं एक अभिनेत्री हूँ और मैं काम करना बंद नहीं करूंगी। और तीसरी बात, मेरे परिवार का मुझ पर अब कोई हक नहीं होगा। आप उन्हें मुझसे दूर रखेंगे। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। मंजूर है, लेकिन याद रखना,
दुनिया के सामने तुम्हें एक आदर्श बहू और पत्नी का नाटक करना होगा। अगर तुमने एक भी गलती की तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तभी सुमित्रा कमरे में आई और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अनन्या को एक कीमती हीरों का हार देते हुए कहा, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। कल सुबह तुम्हारी और आर्यन की शादी की रजिस्ट्री होगी। अनन्या ने हार को हाथ में लिया। वो जानती थी कि ये गहना नहीं, बल्कि सोने की एक बेड़ी थी जो उसे एक अजनबी के साथ बांधने वाली थी। लेकिन अपनी माँ की यादों और अपने वजूद को बचाने के लिए उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अध्याय 10 नई शुरुआत की कड़वाहट। अगली सुबह बिना किसी शोर शराबे के एक सादे समारोह में अनन्या और आर्यन ने कानूनी कागजों पर दस्तखत कर दिए। अनन्या अब आधिकारिक रूप से आर्यन की पत्नी और इस विशाल साम्राज्य की बहू बन चुकी थी। जैसे ही वे रजिस्ट्री दफ्तर से बाहर निकले, आर्यन ने खन्ना को इशारा किया, इन्हें सीधे महल ले जाओ। मेरे पास बहुत काम है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। अनन्या गाड़ी में अकेली बैठी रही। उसे उम्मीद थी कि कम से कम आज के दिन आर्यन उसके साथ थोड़ा समय बिताएगा, लेकिन उसे एहसास हो गया कि आर्यन के लिए वो सिर्फ एक जरूरत थी। जब गाड़ी उस विशाल महलनुमा बंगले के सामने रुकी तो अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये घर नहीं, बल्कि एक किला था। अंदर कदम रखते ही नौकरों की एक लंबी कतार ने उसका स्वागत किया। सुमित्रा ने आरती उतारकर उसे अंदर लिया, लेकिन माहौल में एक तनाव था। अनन्या को उसके कमरे में ले जाया गया, जो आर्यन के कमरे के बिल्कुल बगल में था। शाम को जब आर्यन वापस आया तो वो सीधे अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अनन्या को अपने पास बुलाया। जब अनन्या अंदर गई तो उसने देखा कि आर्यन कुछ कागजात देख रहा था। ये क्या है? अनन्या ने पूछा। ये तुम्हारे लिए एक नया क्रेडिट कार्ड और कुछ नकदी है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर मेरी साख खराब करो। जो चाहिए इससे खरीद लेना, आर्यन ने बिना ऊपर देखे कहा। अनन्या ने कार्ड को मेज पर वापस रख दिया। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मैंने आपसे शादी अपनी आज़ादी के लिए की है, ऐशो आराम के लिए नहीं। मैं अपना खर्च खुद उठा सकती हूँ। आर्यन ने पहली बार अपना सिर उठाया और उसे ध्यान से देखा। स्वाभिमान अच्छी बात है, लेकिन व्यावहारिक बनो। तुम अब मेरी पत्नी हो। अगर तुम साधारण कपड़ों में बाहर जाओगी तो लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे। इसे रखो और बहस मत करो। उस रात अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी रही। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा कि क्या उसने सही फैसला लिया है। उसने एक पिंजरे से निकलकर दूसरे और भी बड़े पिंजरे में कदम रख दिया था। उसे नहीं पता था कि आने वाला कल उसके लिए और कितनी चुनौतियां लेकर आने वाला है। अध्याय 11 महल की पहली सुबह। अनन्या के लिए उस आलीशान महल में ये पहली सुबह थी। खिड़की से आती सूरज की पहली किरण ने जब उसके चेहरे को छुआ तो उसे एक पल के लिए लगा कि शायद पिछला दिन एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की भव्यता देखी, उसे याद आ गया कि वो अब आर्यन की पत्नी और इस घर की बहू है। अनन्या तैयार होकर नीचे पहुंची। नाश्ते की मेज पर आर्यन के दादाजी और सुमित्रा पहले से ही बैठे थे। अनन्या ने संकोच के साथ उन्हें प्रणाम किया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अनन्या, बैठो। अब ये तुम्हारा भी घर है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। तभी आर्यन वहां पहुंचा। उसने गहरे नीले रंग का सूट पहना था और वो हमेशा की तरह गंभीर दिख रहा था। उसने अनन्या की ओर एक नज़र भी नहीं डाली और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। अनन्या को ये खामोशी चुभ रही थी। अचानक आर्यन ने कहा, आज शाम को एक पारिवारिक समारोह है। मैं चाहता हूं कि अनन्या तैयार रहे। हमारे खानदान के सभी करीबी लोग वहां होंगे। सुमित्रा ने प्यार से अनन्या का हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें बस शांत रहना है और मुस्कुराना है। अनन्या ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में डर था। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक दिखावा है, एक ऐसा नाटक जिसमें उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। अध्याय 12 सौतेली माँ का षड्यंत्र। इधर अनन्या की सौतेली माँ अपने घर में गुस्से से पागल हो रही थी। उसे खबर मिली थी कि अनन्या ने किसी बहुत अमीर खानदान में शादी कर ली है। उसे डर था कि अगर अनन्या ताकतवर हो गई तो वो अपने पिछले अपमानों का बदला जरूर लेगी। उसने अपने पति सतीश से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लड़की बहुत चालाक है। उसने जरूर उस अमीर लड़के को अपने जाल में फंसाया होगा। हमें कुछ करना होगा, वरना वो हमें चैन से नहीं जीने देगी। सतीश ने परेशान होकर पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं? उसकी शादी हो चुकी है। सौतेली माँ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। अभी तो सिर्फ शादी हुई है। अगर हम उस लड़के के परिवार को अनन्या के अतीत के बारे में बता दें तो वे खुद उसे घर से बाहर निकाल देंगे। हमें बस ये साबित करना है कि अनन्या का चरित्र ठीक नहीं है। उसने तुरंत अपने एक पुराने परिचित को फोन किया,
जो अनन्या की पुरानी कंपनी में काम करता था। उसने अनन्या के खिलाफ कुछ झूठी खबरें और तस्वीरें तैयार करने का आदेश दिया। उधर महल में अनन्या समारोह के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया। संदेश में लिखा था, तुम्हें क्या लगता है तुम इस महल में रानी बनकर रहोगी? बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अनन्या का हाथ कांपने लगा। वो समझ गई कि उसके पीछे अभी भी वे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खुद से वादा किया कि वो अब और अपमान नहीं सहेगी। जब वो सज-धज कर बाहर निकली तो आर्यन सीढ़ियों के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अनन्या को नीले रंग की रेशमी साड़ी में देखकर आर्यन की नज़रें एक पल के लिए ठहर गईं। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए सिर्फ इतना कहा, देर हो रही है, चलो। अनन्या उसके पीछे चल दी, ये जानते हुए कि आज की शाम उसके भविष्य का फैसला करने वाली है। अग्नि परीक्षा। पार्टी का माहौल बेहद आलीशान था। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और रसूखदार लोग वहां मौजूद थे। आर्यन ने जैसे ही अनन्या के साथ हॉल में कदम रखा, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। अनन्या की खूबसूरती और उसके चलने के सलीके ने सबको प्रभावित किया, लेकिन वो अंदर से डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि हर कोई उसे ही देख रहा है। तभी आर्यन के कुछ दोस्त उनके पास आए। उनमें से एक ने मजाक में कहा, आर्यन, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी खूबसूरत पत्नी और हमें खबर तक नहीं दी। आखिर कहाँ छुपा कर रखा था इन्हें? आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस इतना कहा, वक्त सही नहीं था, पर अब अनन्या आप सबके सामने है। तभी वहां अनन्या की सौतेली बहन रिया और उसका मंगेतर आदित्य भी पहुंच गए। अनन्या को आर्यन जैसे शक्तिशाली इंसान की पत्नी के रूप में देखकर रिया जलन से भून गई। उसने सोचा था कि अनन्या किसी पागल से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी, पर यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। रिया अनन्या के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, बहुत बड़ा हाथ मारा है तुमने अनन्या, पर याद रखना, कांच के महल ज्यादा दिन नहीं टिकते। जिस दिन आर्यन को तुम्हारी हकीकत पता चलेगी, वो तुम्हें सड़क पर फेंक देगा। अनन्या ने इस बार हार नहीं मानी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो रिया, कम से कम मैं उस सड़क पर नहीं हूं जहां तुम मुझे देखना चाहती थी। अपनी फिक्र करो, कहीं तुम्हारी अपनी चमक फीकी न पड़ जाए। अध्याय 14। छुपा हुआ सच। पार्टी के बीच में ही अनन्या को थोड़ी घुटन महसूस होने लगी, तो वो ताज़ी हवा लेने के लिए बगीचे की तरफ चली गई। वहां का सन्नाटा उसे सुकून दे रहा था, पर यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। तभी वहां आदित्य आ गया। वो अनन्या को गौर से देख रहा था। अनन्या, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वही लड़की हो जिसे मैं जानता था। तुमने आर्यन शेख AWAT से शादी कैसे कर ली? क्या तुम जानती भी हो कि वो कैसा इंसान है? अनन्या ने सख्ती से कहा, आदित्य, अब मैं तुम्हारी होने वाली साली नहीं, बल्कि इस घर की बहू हूं। बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो और मुझसे दूर रहो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि तुमने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। अगर तुम्हें दौलत ही चाहिए थी तो तुम मुझसे कह सकती थी। उसी वक्त पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, मेरा हाथ छोड़ो उसका। आर्यन वहां खड़ा था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। आदित्य घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया। आर्यन ने आगे बढ़कर अनन्या को अपने घेरे में ले लिया। आदित्य, दोबारा मेरी पत्नी के आसपास भी नजर आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा, आर्यन ने ठंडे लेकिन जानलेवा लहजे में कहा। आदित्य वहां से बिना कुछ बोले चला गया। जब वे अकेले रह गए तो अनन्या ने आर्यन की तरफ देखा। उसने सोचा था कि आर्यन उसे डांटेगा, पर आर्यन ने बस इतना पूछा, क्या तुम ठीक हो? अनन्या ने सिर हिलाया। उस पल उसे एहसास हुआ कि भले ही ये शादी एक समझौता है, लेकिन इस अजनबी के साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। पर उसे क्या पता था कि घर के अंदर उसकी सौतेली माँ ने उसके खिलाफ एक नया जाल बिछा रखा है, जो कल सुबह की सुर्खियों में आने वाला था। अध्याय 15। झूठी साजिश का साया। अगली सुबह जब अनन्या सोकर उठी तो उसे पूरे महल में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। वो तैयार होकर नीचे जाने लगी, तभी उसने देखा कि घर के सभी नौकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे और उसे देखकर चुप हो रहे थे। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंची उसने देखा कि आर्यन के हाथ में सुबह का अखबार था और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। मेज पर रखे उसके फोन पर लगातार संदेश आ रहे थे। आर्यन के दादाजी और सुमित्रा भी वहां गंभीर मुद्रा में बैठे थे। आर्यन ने बिना कुछ कहे अखबार अनन्या की तरफ फेंक दिया। अखबार के मुख्य पृष्ठ पर अनन्या की एक पुरानी तस्वीर छपी थी, जो उसकी किसी फिल्म के सेट की थी, लेकिन उसे इस तरह से दिखाया गया था जैसे वो किसी गलत काम में शामिल हो। हेडलाइन में लिखा था, शेखावत खानदान की नई बहू का काला अतीत। अनन्या का सिर चकराने लगा। यह सब झूठ है।
ये एक पुरानी तस्वीर है जिसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। आर्यन कुर्सी से उठा और उसके करीब आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे मेरे परिवार की साख पर आंच आए। क्या तुम्हें पता है कि इस एक खबर से हमारे शेयर बाजार में कितनी गिरावट आ सकती है? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, ये मेरी गलती नहीं है। मेरे परिवार के लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि मैं यहाँ शांति से रहूं। अध्याय 16। भरोसे की पहली किरण। सुमित्रा आगे बढ़ी और अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, शांत हो जाओ। हमें पता है कि अनन्या का परिवार कैसा है। यह सब उसे बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन आर्यन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तभी उसके पास उसके मैनेजर खन्ना का फोन आया। खन्ना ने बताया कि जिस अखबार ने ये खबर छापी है उसे कल रात एक अज्ञात नंबर से भारी रकम दी गई थी। आर्यन ने फोन काटा और अनन्या की तरफ देखा। अनन्या अभी भी रो रही थी। पहली बार आर्यन के मन में उसके लिए थोड़ी हमदर्दी जागी। उसे याद आया कि कैसे वो कल रात आदित्य के सामने निडर होकर खड़ी थी। चुप हो जाओ, आर्यन ने थोड़े नरम लहजे में कहा। खन्ना ने पता लगा लिया है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। मैं इस अखबार के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा और जिसने ये खबर छपवाई है उसे भी नहीं छोड़ूंगा। अनन्या ने अपनी आंखें पोंछीं और आर्यन की तरफ देखा। आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं? आर्यन ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ सच पर विश्वास करता हूं। और सच ये है कि तुम अब मेरी पत्नी हो। तुम पर हमला करना मतलब मुझ पर हमला करना है। और शेखावत खानदान अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। उसी वक्त अनन्या के फोन पर उसकी सौतेली माँ का फोन आया। अनन्या ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी माँ की हंसने की आवाज आई। कैसा लगा मेरा तोहफा, अनन्या? अभी तो ये शुरुआत है। अगर तुमने उस घर को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी और भी ऐसी तस्वीरें वायरल कर दूंगी। अनन्या ने इस बार डरे बिना जवाब दिया। अब बहुत हुआ माँ, अब तक मैं अकेली थी, लेकिन अब मेरे साथ आर्यन शेखावत खड़े हैं। अब अगर आपने कुछ भी किया तो उसका अंजाम आप सोच भी नहीं सकती। अनन्या ने फोन काट दिया। उसे एहसास हुआ कि भले ही ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आर्यन के रूप में उसे एक ऐसी ढाल मिल गई है जो उसे हर तूफान से बचा सकती है। अध्याय 17। पलटवार की तैयारी। महल के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। अनन्या अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी जो अपने परिवार के जुल्म सहती रहे। आर्यन के भरोसे ने उसे एक नई ताकत दी थी। आर्यन ने खन्ना को बुलाकर साफ आदेश दिया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। मैं चाहता हूं कि कल सुबह तक उस अखबार के मालिक और अनन्या की सौतेली माँ दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। शेखावत खानदान की बहू पर कीचड़ उछालना उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। अनन्या आर्यन के पास गई और धीरे से बोली, आर्यन, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से आपके परिवार को और परेशानी हो। अगर आप चाहें तो मैं खुद जाकर मीडिया से बात कर सकती हूँ। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और शांति से कहा, तुम अब अकेली नहीं हो अनन्या। ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। और एक बात याद रखना, कभी कभी खामोश रहकर वार करना चिल्लाने से ज्यादा असरदार होता है। उसी रात अनन्या ने अपनी सौतेली माँ को एक संदेश भेजा, आपने अपनी चाल चल दी, अब मेरी बारी का इंतजार कीजिए। कल की सुबह आपके लिए बहुत सारी कानूनी मुसीबतें लेकर आने वाली है। संदेश भेजने के बाद अनन्या के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अध्याय 18। रंगे हाथों पकड़ना। अगले दिन शहर के एक बड़े होटल में आर्यन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां शहर के सभी बड़े पत्रकार मौजूद थे। अनन्या की सौतेली माँ और रिया भी छुपकर ये सब देख रही थीं। उन्हें लग रहा था कि आज अनन्या को घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आर्यन स्टेज पर आया, उसने अनन्या का हाथ पकड़ रखा था। आर्यन ने मीडिया के सामने वे सभी सबूत पेश किए जिनसे साबित होता था कि अखबार में छपी तस्वीरें छेड़छाड़ की गई थीं। उसने उस आदमी को भी सबके सामने खड़ा कर दिया जिसे अनन्या की सौतेली माँ ने पैसे दिए थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अनन्या जी की सौतेली माँ ने पैसे दिए थे ताकि मैं उन्हें बदनाम कर सकूं। मीडिया के कैमरे अब अनन्या की सौतेली माँ की तरफ मुड़ गए जो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने माइक पर खड़े होकर कहा, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद उसमें गिरते हैं। आज से अनन्या के खिलाफ एक शब्द भी बोला गया तो वो सीधे जेल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अनन्या और आर्यन जब बाहर निकले तो अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए इस तरह खड़ा होगा। अनन्या ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया आर्यन, आज आपने मुझे सिर्फ बदनामी से नहीं बल्कि मेरे अपने डर से भी बचा लिया। आर्यन ने बस एक छोटा सा सिर हिलाया,
लेकिन उसकी आंखों में पहली बार अनन्या के लिए सम्मान झलक रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि अनन्या वो साधारण लड़की नहीं है जैसा उसने सोचा था। अध्याय 19 दिल की हलचल। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सफलता के बाद महल में सब बहुत खुश थे। सुमित्रा ने अनन्या को गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस खानदान के गौरव के लायक हो। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन अनन्या की नज़रें आर्यन को ढूंढ रही थीं। वो उसे शुक्रिया कहना चाहती थी। जब वो आर्यन के कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में वही पुरानी कड़वाहट थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। अनन्या मेरी पत्नी है और उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। जब आर्यन ने पीछे मुड़कर अनन्या को देखा तो वो थोड़ा ठिठक गया। अनन्या ने धीरे से कहा, आर्यन, मैं बस ये कहना चाहती थी कि आपने जो मेरे लिए किया वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे नहीं पता था कि कोई अजनबी मेरे सम्मान के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। आर्यन ने अपनी नज़रें फेर लीं और रूखे स्वर में बोला, इसे अपने प्रति मेरा प्रेम मत समझना। मैंने ये सिर्फ अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया है। हमारी शादी एक समझौता है और मैं नहीं चाहता कि इस समझौते की वजह से कोई भी मुझ पर उंगली उठाए। अनन्या का दिल एक पल के लिए उदास हो गया, पर उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि आर्यन का दिल जीतना इतना आसान नहीं होगा। वो मुस्कुराई और बोली, कारण जो भी हो, पर मदद तो आपने मेरी ही की है। इसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अध्याय 20 पुरानी यादों का साया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अनन्या और आर्यन के बीच की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। हालांकि वे अभी भी सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ गया था। एक दोपहर जब अनन्या पुस्तकालय में कुछ किताबें देख रही थी, उसकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो एक डायरी के बीच में रखी थी। तस्वीर में आर्यन एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ खड़ा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो अनन्या ने पहले कभी नहीं देखी थी। अनन्या के मन में एक अजीब सी चुभन हुई। ये कौन हो सकती है, उसने सोचा। तभी वहां सुमित्रा आ गईं। अनन्या को तस्वीर देखते देख वे थोड़ी उदास हो गईं। सुमित्रा ने बताया, यह महक है, आर्यन का पहला प्यार। उसकी बीमारी और आर्यन के व्यवहार के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही लड़की है। इसने आर्यन को उस वक्त धोखा दिया जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब से आर्यन ने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए बंद कर लिए हैं। अनन्या को अब समझ आया कि आर्यन इतना सख्त और रूखा क्यों है। उसे आर्यन के लिए दुख महसूस हुआ। उसी वक्त आर्यन वहां आ पहुंचा। उसने अनन्या के हाथ में वो तस्वीर देखी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निजी चीजों को छूने की? आर्यन ने अनन्या के हाथ से वो तस्वीर झटक ली। अनन्या सहम गई। आर्यन, मैं तो बस। बाहर निकलो यहां से और याद रखो, तुम सिर्फ कागजों पर मेरी पत्नी हो। मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश दोबारा मत करना, आर्यन चिल्लाया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से भाग गई। उसे एहसास हुआ कि आर्यन के दिल में पुरानी यादों का घाव अभी भी बहुत गहरा है और उसे भरने के लिए शायद एक कॉन्ट्रैक्ट काफी नहीं था। अध्याय 21 पुरानी यादों की कड़वाहट। पुस्तकालय में हुई उस बहस के बाद महल में सन्नाटा पसर गया था। आर्यन का गुस्सा अनन्या को भीतर तक झकझोर गया था। वो अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया के सामने उसका सम्मान बचाया, वो अपनी निजी यादों को लेकर इतना असुरक्षित क्यों है। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित्रा अंदर आईं और अनन्या के सिर पर हाथ रखकर बैठ गईं। बेटा, आर्यन का गुस्सा उस पर नहीं बल्कि अपनी उन यादों पर है जिन्हें वो भुला नहीं पा रहा। महक ने उसे उस वक्त छोड़ा था जब आर्यन एक बड़े हादसे से गुजर रहा था। उस धोखे ने आर्यन को ऐसा बना दिया कि वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। अनन्या ने रुंधे हुए गले से पूछा, तो क्या वो हमेशा मुझसे नफरत ही करेगा? क्या ये शादी सिर्फ एक कागजी समझौता ही बनकर रह जाएगी? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, समय हर घाव को भर देता है, बस उसे थोड़े धैर्य और निस्वार्थ प्रेम की जरूरत है। अनन्या ने मन ही मन तय किया कि वो आर्यन की कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश करेगी। उसने सोचा कि वो आर्यन के लिए कुछ खास करेगी जिससे उसका मूड ठीक हो सके। उसने रसोई में जाकर आर्यन का पसंदीदा खाना बनाने का फैसला किया। अध्याय 22 एक छोटी सी कोशिश। शाम को जब आर्यन दफ्तर से वापस आया तो वो अभी भी तनाव में दिख रहा था। वो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी अनन्या ने उसे आवाज दी, आर्यन, क्या आप 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं? अनन्या ने हिचकिचाते हुए पूछा। आर्यन रुका, पर उसकी आंखों में अभी भी वही सख्ती थी। अब क्या है? मैंने आज रात का खाना खुद बनाया है। अगर आप चाहें तो हम साथ में खा सकते हैं।
अनन्या ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। आर्यन पहले तो मना करने वाला था, लेकिन अनन्या की मासूमियत और उसकी मेहनत को देखकर वो मना नहीं कर पाया। वे दोनों खाने की मेज़ पर बैठे। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। धीरे धीरे आर्यन के चेहरे का तनाव कम होने लगा। तुम्हें खाना बनाना कहाँ से सीखा? आर्यन ने पहली बार सहज होकर पूछा। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ मुझे रसोई में अपने साथ रखती थीं। वही यादें आज काम आ गईं। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आज दोपहर के लिए मुझे दुख है। मुझे उस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। बस वो तस्वीर मेरे अतीत का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत की और कहा, आर्यन, मैं आपके अतीत की जगह नहीं लेना चाहती, बस आपके वर्तमान को थोड़ा बेहतर बनाना चाहती हूँ। आर्यन ने अनन्या का हाथ नहीं हटाया। उस पल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता महसूस हुआ, पर तभी आर्यन के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन खन्ना का था और उसकी आवाज़ में घबराहट थी। साहब, बड़ी मुसीबत हो गई है। रिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वो अनन्या जी के बारे में कुछ ऐसा बोलने वाली है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। आर्यन और अनन्या एक दूसरे को देखने लगे। शांति का ये पल एक नए तूफान की आहट था। अध्याय 23। एक अनकहा एहसास। पुस्तकालय में हुई उस कड़वाहट के बाद अनन्या कई दिनों तक आर्यन से बचती रही। उसे एहसास हो गया था कि आर्यन के दिल के घाव बहुत गहरे हैं और उन पर मरहम लगाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनन्या का दिल साफ था। वो आर्यन के रूखेपन के पीछे छिपे उसके दर्द को महसूस कर सकती थी। एक शाम जब आर्यन दफ्तर से थका हुआ लौटा तो उसकी तबीयत कुछ नासाज लग रही थी। उसे तेज बुखार था। सुमित्रा जी उस वक्त घर पर नहीं थी, इसलिए अनन्या ने ही उसकी देखभाल करने का फैसला किया। जैसे ही वो आर्यन के करीब गई, आर्यन ने उसे दूर धकेलना चाहा। मैंने कहा था ना, मुझसे दूर रहो, आर्यन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। अनन्या ने इस बार उसकी बात नहीं मानी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे। आप बीमार हैं और इस वक्त आपको मदद की जरूरत है। ये कोई समझौता नहीं है, ये मेरा फर्ज है। आर्यन बुखार की तपिश में इतना कमजोर था कि वो और बहस नहीं कर सका। अनन्या ने पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखीं और उसका ख्याल रखा। नींद में भी आर्यन बार बार महक का नाम ले रहा था, जिससे अनन्या का दिल बैठ गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि उसे आर्यन के वर्तमान का हिस्सा बनना है, उसके अतीत का नहीं। सुबह जब आर्यन की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि अनन्या कुर्सी पर ही सो गई है। उसका चेहरा थकान से पीला पड़ा था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति थी। आर्यन ने पहली बार अनन्या को गौर से देखा और उसके मन में एक ऐसी हलचल हुई जिसे वो लफ्जों में बयां नहीं कर सकता था। अध्याय 24। रिश्तों की नई कसौटी। जैसे ही अनन्या की नींद खुली, उसने आर्यन को खुद को देखते हुए पाया। वो घबराकर खड़ी हो गई। आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बुखार उतर गया है? आर्यन ने अपनी नजरें फेर लीं और धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। तुम्हें पूरी रात जागने की जरूरत नहीं थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसानियत के नाते इतना तो मैं कर ही सकती थी। खैर, अब आप तैयार हो जाइए, नाश्ता लग चुका है। नाश्ते की मेज पर दादाजी ने आर्यन और अनन्या को एक साथ देखकर संतोष की सांस ली। उन्होंने घोषणा की, अगले हफ्ते हमारे व्यापारिक साम्राज्य की सालगिरह है। मैं चाहता हूं कि अनन्या और आर्यन एक साथ इस समारोह की शुरुआत करें। ये हमारे परिवार की एकता का संदेश होगा। अनन्या खुश थी, लेकिन आर्यन का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। समारोह की तैयारी के दौरान अनन्या को पता चला कि उस शाम महक भी वहां आने वाली है। ये खबर सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डर था कि कहीं महक को देखकर आर्यन फिर से उसी पुराने नर्क में न चला जाए। दूसरी तरफ अनन्या की सौतेली माँ और रिया ने भी उस समारोह में पहुंचने की गुप्त योजना बना ली थी। वे चाहती थी कि सबके सामने अनन्या का कोई ऐसा सच बाहर आए जिससे शेखावत खानदान की बदनामी हो जाए। समारोह की रात अनन्या ने एक सुंदर लाल रंग का जोड़ा पहना था। जब वो आर्यन के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सबकी निगाहें सिर्फ उन्हीं पर थीं। लेकिन तभी दरवाजे पर एक ऐसी औरत की दस्तक हुई जिसे देखकर आर्यन के हाथ से कांच का गिलास छूटकर गिर गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि महक थी। महक की आंखों में एक अजीब सा पछतावा था, या शायद कोई नया खेल। अनन्या ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे खोना नहीं चाहती थी। अब ये देखना था कि आर्यन अपने अतीत को चुनता है या उस समझौते को जो धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। अध्याय 25। महक की वापसी। समारोह के उस आलीशान हॉल में जैसे समय ठहर गया था। महक को सामने देखकर आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और पुरानी यादें एक साथ उमड़ आई थीं। महक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसने बहुत ही कीमती लिबास पहना था और उसके चेहरे पर एक बनावटी मासूमियत थी। आर्यन। बहुत वक्त बीत गया, महक ने अपनी आवाज को कोमल बनाते हुए कहा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अनन्या ने ये महसूस किया और तुरंत आर्यन का हाथ कसकर थाम लिया। अनन्या की छुअन ने जैसे आर्यन को हकीकत में वापस ला दिया। आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो महक? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? महक ने अनन्या की तरफ देखा और मुस्कुराई। मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली है, तो सोचा अपनी बधाई खुद दे दूं। वैसे तुम्हारी पसंद काफी साधारण है। अनन्या ने महक की आंखों में आंखें डालकर कहा, साधारण होना बुरा नहीं है महक जी, लेकिन किसी के अतीत में जबरदस्ती दखल देना जरूर बुरा है। आप यहाँ मेहमान बनकर आई हैं, तो बेहतर होगा कि मेहमान की तरह ही रहें। महक के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये साधारण दिखने वाली लड़की उसे इस तरह जवाब देगी। हॉल में मौजूद लोग अब उनकी तरफ देखने लगे थे। सुमित्रा जी ने स्थिति को संभालते हुए महक को दूर ले जाने का इशारा किया, लेकिन महक के आने से आर्यन का सुकून छिन चुका था। वो बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल गया। अध्याय 26 दरार और दीवार। आर्यन छत पर अकेला खड़ा था। ठंडी हवाएं भी उसके अंदर की आग को शांत नहीं कर पा रही थीं। अनन्या उसके पीछे पीछे वहां पहुंची। उसने देखा कि आर्यन ने रेलिंग को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। आर्यन। अनन्या ने उसे पुकारा। चली जाओ यहां से अनन्या। आर्यन चिल्लाया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उस औरत को देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अनन्या शांत रही और उसके करीब जाकर बोली, गलती अतीत में होती है आर्यन, वर्तमान में नहीं। आज आपके पास एक परिवार है, एक नाम है। क्या आप उस औरत के लिए ये सब बर्बाद कर देंगे जो आपको छोड़कर चली गई थी? आर्यन ने पीछे मुड़कर अनन्या को देखा। उसकी आंखों में नमी थी। तुम नहीं समझोगी। उसने मुझे तब धोखा दिया जब मैं सबसे कमजोर था, और आज वो फिर से वापस आई है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अनन्या ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं शायद सब कुछ न समझ पाऊं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि मैं आपकी पत्नी हूं। भले ही ये एक समझौता हो, लेकिन मैं आपको फिर से टूटने नहीं दूंगी। आर्यन ने पहली बार अनन्या को एक अलग नजरिया से देखा। उसे एहसास हुआ कि जहां महक ने उसे हमेशा कमजोर बनाया, वहीं अनन्या उसे ताकत दे रही थी। उसी वक्त नीचे हॉल में रिया और उसकी माँ एक कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही थीं। रिया ने धीरे से कहा, माँ, महक के आने से हमारा काम आसान हो गया है। अब हमें बस आग में घी डालना है। उनकी साजिश का अगला हिस्सा शुरू होने वाला था। उन्हें पता था कि महक को आर्यन के करीब लाकर ही वे अनन्या को उस घर से निकाल सकते हैं। अगली सुबह शेखावत महल में एक नया तूफान आने वाला था, क्योंकि महक ने शहर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। अध्याय 27 महक की जिद। महल के अंदर तनाव का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। महक ने शहर के एक शानदार होटल में डेरा डाल दिया था और वो बार बार आर्यन से मिलने के बहाने ढूंढ रही थी। सुमित्रा जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वे जानती थी कि आर्यन को खुद इस स्थिति को संभालना होगा। एक सुबह महक बिना बताए शेखावत महल पहुंच गई। वो सीधे लिविंग रूम में जाकर बैठ गई, जैसे वो अभी भी उस घर का हिस्सा हो। जब अनन्या नीचे आई तो उसने महक को वहां बैठे देखा। महक ने चाय का सिप लेते हुए कहा, ओ अनन्या, तुम जाग गई? मुझे लगा तुम अभी तक सो रही होगी। आर्यन कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी व्यापारिक सलाह लेनी है। अनन्या ने शांत रहते हुए जवाब दिया, आर्यन दफ्तर के काम में व्यस्त हैं। अगर आपको कोई काम है तो आप उनके मैनेजर से बात कर सकती हैं, और अगली बार आने से पहले सूचना दे दीजिएगा। महक उठी और अनन्या के करीब आकर बोली, सुनो लड़की, तुम सिर्फ एक समझौते के तहत यहाँ हो। आर्यन के दिल में आज भी सिर्फ मेरी यादें हैं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उसकी रूह तक नहीं पहुंच पाओगी। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, यादें बीता हुआ कल होती हैं महक जी, और मैं उसका आज हूँ। आर्यन को मेरी जरूरत है और यही हकीकत है। बेहतर होगा कि आप अपनी मर्यादा न भूलें। अध्याय 28 छिपी हुई साजिश। महल की कड़वाहट से दूर अनन्या की सौतेली माँ और रिया एक नई साजिश रच रही थीं। उन्हें पता चल गया था कि महक वापस आ गई है और वे उसका इस्तेमाल अनन्या को नीचा दिखाने के लिए करना चाहती थीं। रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर हम महक को ये यकीन दिला दें कि अनन्या आर्यन को उससे पूरी तरह छीन रही है तो महक चुप नहीं बैठेगी। वो अनन्या पर हमला करेगी और हम दूर से तमाशा देखेंगे।
उसी रात अनन्या जब अपने कमरे में थी तो आर्यन वहां आया। उसका चेहरा थका हुआ और परेशान लग रहा था। अनन्या ने उसके लिए पानी का गिलास आगे बढ़ाया। आर्यन ने पानी पीते हुए कहा, महक यहाँ आई थी, मुझे पता चला। उसने जो भी कहा उसे दिल पर मत लेना। अनन्या ने आर्यन की आंखों में देखा और पूछा, आर्यन, क्या वाकई महक आपके लिए अभी भी मायने रखती है? क्या ये शादी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी? आर्यन खामोश रहा। उसने अनन्या का हाथ थामना चाहा, पर फिर रुक गया। उसकी खामोशी अनन्या को चुभ रही थी। तभी आर्यन के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन महक का था। वो रो रही थी और कह रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। आर्यन बिना सोचे समझे कमरे से बाहर भाग गया। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। उसे लग रहा था कि उसका भरोसा एक बार फिर टूट रहा है। क्या आर्यन वाकई महक के पास वापस जा रहा था? या ये महक की कोई नई चाल थी? अनन्या ने तय किया कि वो अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। वो सच का पता लगाकर ही दम लेगी। अध्याय 29 विश्वास की डोरी। आर्यन के अचानक चले जाने के बाद अनन्या महल के मुख्य द्वार पर खड़ी रह गई। उसके मन में कई सवाल थे। क्या आर्यन वाकई महक के लिए अभी भी इतना ही बेचैन है? या फिर ये सिर्फ उसकी शराफत थी कि वो किसी की मदद के लिए दौड़ पड़ा? अनन्या ने तय किया कि वो अब कमज़ोर नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर बाद जब आर्यन वापस लौटा तो उसके चेहरे पर थकान और झुंझलाहट साफ दिख रही थी। अनन्या को हॉल में ही इंतजार करते देख वो हैरान रह गया। तुम अभी तक जाग रही हो? आर्यन ने पास आते हुए पूछा। मैं आपका इंतजार कर रही थी। महक कैसी है? अनन्या की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो सिर्फ एक नाटक था ताकि मैं उससे मिलने होटल जाऊं। मुझे वहां पहुंचते ही एहसास हो गया कि उसने मुझसे झूठ बोला है। मैं उसे वहीं छोड़कर वापस आ गया। अनन्या ने राहत की सांस ली और आर्यन के पास जाकर बैठी। आर्यन, मैं जानती हूं कि अतीत को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन जब तक आप उसे अपने ऊपर हावी होने देंगे, वो आपको और इस रिश्ते को नुकसान पहुंचाती रहेगी। आर्यन ने पहली बार अनन्या का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। मुझे लगा था कि तुम मुझ पर चिल्लाओगी या सवाल करोगी, पर तुम इतनी शांत कैसे हो? अनन्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मुझे अब आप पर और इस रिश्ते पर भरोसा होने लगा है। भले ही ये एक समझौता है, लेकिन समझौते भी ईमानदारी से निभाए जाते हैं। आर्यन के दिल में अनन्या के लिए सम्मान और बढ़ गया। अध्याय 30 अंधेरे की साजिश। अगली सुबह अनन्या को उसकी पुरानी सहेली का फोन आया। उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ और रिया ने मिलकर महक को एक बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया है, बशर्ते वो अनन्या और आर्यन की शादी तुड़वा दे। अनन्या को अब समझ आया कि महक अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से ला रही थी। अनन्या ने ये बात आर्यन को बताने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो आर्यन के दफ्तर पहुंची, उसने देखा कि महक पहले से ही वहां मौजूद थी। महक आर्यन के बहुत करीब खड़ी होकर उसे कुछ कागजात दिखा रही थी। आर्यन, इन कागजों को देखो। अनन्या ने शादी से पहले ही अपनी सारी संपत्ति अपने पिता के नाम करने के कागजों पर दस्तखत कर दिए थे। वह तुमसे सिर्फ इसलिए जुड़ी है ताकि वो तुम्हारे व्यापार के गुप्त राज जान सके और अपने पिता की डूबती कंपनी को बचा सके, महक ने झूठ के जाल बुनते हुए कहा। आर्यन ने कागजों को हाथ में लिया। वे वाकई असली लग रहे थे। अनन्या दरवाजे पर खड़ी यह सब सुनकर दंग रह गई। उसे पता था कि उसके पिता ने उससे धोखे से कुछ खाली कागजों पर दस्तखत करवाए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल इस तरह होगा उसने कभी नहीं सोचा था। आर्यन, ये झूठ है, अनन्या ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। महक ने तंज कसते हुए कहा, झूठ? ये दस्तखत तुम्हारे ही हैं अनन्या। अब आर्यन को सच पता चल गया है, तुम्हारी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब खत्म होने वाली है। आर्यन ने उन कागजों को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। महक और अनन्या दोनों ही चौंक गईं। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, महक, मुझे कागजों से ज्यादा उस इंसान पर भरोसा है जो पूरी रात जागकर मेरी बीमारी में मेरी सेवा करता रहा। अनन्या ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। तुम्हारी चाल नाकाम रही। महक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे यकीन नहीं था कि आर्यन उस पर इतना भरोसा करेगा। क्या वाकई मैंने आपको सब बताया था? अनन्या ने मजाक में पूछा। आर्यन ने उसके पास आकर धीमी आवाज में कहा, नहीं, पर तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया था। उस दिन पहली बार दोनों को एहसास हुआ कि उनका ये कॉन्ट्रैक्ट अब दिल के रिश्ते में तब्दील हो रहा था। अध्याय 31 महक की आखिरी चाल। दफ्तर में हुई हार के बाद महक शांत बैठने वालों में से नहीं थी। उसे एहसास हो गया था कि अब आर्यन का भरोसा जीतना नामुमकिन है, इसलिए उसने सीधे अनन्या को निशाना बनाने का फैसला किया।
महक ने अनन्या को फोन किया और उसे शहर के पुराने पुल के पास मिलने के लिए बुलाया। अगर तुम अपनी माँ की उन आखिरी चीज़ों को वापस चाहती हो जो मेरे पास हैं, तो अकेले यहाँ आओ, महक ने धमकी भरे लहजे में कहा। अनन्या जानती थी कि ये एक जाल हो सकता है, लेकिन अपनी माँ की यादों के लिए वो खुद को रोक नहीं पाई। वो बिना किसी को बताए वहां पहुंच गई। पुल पर सन्नाटा था। महक वहां पहले से खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम्हें क्या लगा अनन्या, तुम 2 दिन की आई लड़की मुझसे मेरा आर्यन छीन लोगी? महक चिल्लाई। अगर आर्यन मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं होगा। इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, महक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक भारी बैग पुल के नीचे फेंकने का नाटक किया। अनन्या उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी और तभी महक ने उसे जोर का धक्का दे दिया। अनन्या का पैर फिसल गया और वो पुल की रेलिंग से लटक गई। महक उसे बचाने के बजाय हंसने लगी। लेकिन तभी वहां एक गाड़ी तेजी से आकर रुकी। वो आर्यन था, जिसे अनन्या के फोन की लोकेशन से सब पता चल गया था। अध्याय 32। रक्षक बना आर्यन। आर्यन को देखते ही महक के होश उड़ गए। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए दौड़कर अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अनन्या की आंखों में मौत का खौफ था, लेकिन आर्यन की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अनन्या को ऊपर खींच लिया। अनन्या आर्यन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर आर्यन महक की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। महक, अब तक मैंने तुम्हारी हर बदतमीजी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि कभी तुम मेरे अतीत का हिस्सा थी, लेकिन आज तुमने मेरी पत्नी की जान लेने की कोशिश की है। अब कानून तुम्हें वो सबक सिखाएगा जो मैं कभी नहीं सिखा पाया। आर्यन ने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। पुलिस ने महक को गिरफ्तार कर लिया। महक चीखती रही, आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। पर आर्यन ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात जब वे महल वापस लौटे तो पूरा घर शांत था। आर्यन अनन्या को उसके कमरे तक छोड़ने आया। दरवाजे पर रुककर अनन्या ने धीरे से कहा, शुक्रिया आर्यन, आज एक बार फिर आपने मुझे बचा लिया। आर्यन ने अनन्या के चेहरे से बाल हटाए और धीमी आवाज में बोला, अब कभी दोबारा शुक्रिया मत कहना। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के लिए तुम्हें बचाया है। अनन्या, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पहली बार दोनों के बीच की वो दीवार पूरी तरह गिर चुकी थी। ये शादी अब महज एक समझौता नहीं रह गई थी। अध्याय 35। सुनहरी यादें। शादी की रस्मों और सभी मुश्किलों के खत्म होने के बाद अनन्या और आर्यन ने कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला किया। आर्यन उसे शहर से दूर एक शांत और बेहद खूबसूरत जगह पर ले गया, जहां प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई थी। यह जगह आर्यन के बचपन की यादों से जुड़ी थी। वहां पहुंचकर अनन्या की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन का कोई ऐसा कोमल पक्ष भी हो सकता है। शाम के ढलते सूरज की रोशनी में दोनों एक पुराने पुल के पास बैठे थे। आर्यन ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज में कहा, अनन्या, इस जगह पर मैं तब आता था जब मैं बहुत उदास होता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ किसी और के साथ वापस आऊंगा, लेकिन आज तुम्हारे साथ यहाँ होना मुझे शांति दे रहा है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखा। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। हम दोनों अपनी अपनी लड़ाइयों से थके हुए थे और कुदरत ने हमें एक दूसरे का सहारा बनाने के लिए मिला दिया। उस शाम उन्होंने कोई बड़ी बातें नहीं की, बस एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास किया। आर्यन ने अनन्या को बताया कि वह अब अपनी कंपनी में उसे एक अहम जिम्मेदारी देना चाहता है, ताकि वे न केवल निजी जीवन में बल्कि काम में भी एक दूसरे के साथी बन सकें। अनन्या के लिए ये एक नए सम्मान की शुरुआत थी। अध्याय 36। एक नया संकल्प। अगली सुबह जब वे महल वापस लौटे तो घर का माहौल बदला हुआ था। दादाजी ने आर्यन और अनन्या को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर एक गंभीर लेकिन संतुष्टि भरी मुस्कान थी। दादाजी ने कहा, आर्यन, अनन्या, तुम दोनों ने जिस तरह से मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाया है, उससे मुझे यकीन हो गया है कि अब इस खानदान की बागडोर सही हाथों में है। मैं चाहता हूं कि अब तुम दोनों मिलकर हमारे पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ाओ। अनन्या को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन दादाजी, मैं तो बस एक अभिनेत्री रही हूं, मुझे व्यापार की इतनी समझ नहीं है। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और विश्वास के साथ कहा, समझ समय के साथ आ जाती है अनन्या, लेकिन ईमानदारी और जज्बा इंसान के अंदर होता है, और वो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरा है। उसी दिन आर्यन ने दफ्तर में एक बड़ी सभा बुलाई और अनन्या को कंपनी के नए प्रोजेक्ट का मुखिया घोषित कर दिया।
ये खबर सुनकर पुराने कर्मचारी थोड़े हैरान थे, लेकिन अनन्या के आत्मविश्वास ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। रात को जब वे अपने कमरे में थे, अनन्या ने उन पुराने शादी के कागजों को निकाला जो उनकी शुरुआत का कारण थे। उसने आर्यन की तरफ देखा और उन कागजों को फाड़ दिया। अब हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है आर्यन। ये रिश्ता अब कागजों से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा है, अनन्या ने कहा। आर्यन ने उसे गले लगा लिया। अब उनकी जिंदगी में कोई समझौता नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास और प्रेम था। उनकी कहानी का ये अध्याय खत्म हो रहा था, लेकिन एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत अभी बाकी थी। अध्याय 37 सफलता की ऊंचाइयां। दफ्तर में अनन्या का पहला दिन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। आर्यन ने उसे जो प्रोजेक्ट सौंपा था वो काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अनन्या ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से सबको प्रभावित कर दिया। आर्यन दूर खड़ा उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। शाम को जब वे दफ्तर से घर लौट रहे थे तो आर्यन ने गाड़ी एक ऊंची पहाड़ी की तरफ मोड़ दी, जहां से पूरा शहर रोशनी से जगमगाता हुआ दिख रहा था। आज तुमने वाकई कमाल कर दिया अनन्या, आर्यन ने कहा। मुझे खुशी है कि तुम अब न केवल मेरी पत्नी हो, बल्कि मेरे काम में मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बन गई हो। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। आपने मुझ पर तब भरोसा किया जब मुझे खुद पर भी यकीन नहीं था। अब मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। उस ठंडी हवा में दोनों के बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। अनन्या को अब लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में जो अंधेरा था वो अब पूरी तरह छंट चुका है। अध्याय 38 खुशियों का आगाज। महल पहुंचते ही सुमित्रा जी ने उनका आरती के साथ स्वागत किया। घर में एक उत्सव जैसा माहौल था, क्योंकि दादाजी ने अनन्या की सफलता की खुशी में एक छोटी सी दावत रखी थी। दावत के दौरान अनन्या को एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि एक परिवार का अपनापन भी उसमें शामिल होता है। सुमित्रा जी ने अनन्या को एक कीमती कंगन पहनाया, जो उनके खानदान की पहचान था। आज से तुम इस घर की असली मालकिन हो अनन्या। तुमने आर्यन को फिर से मुस्कुराना सिखाया है, और इसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, सुमित्रा जी ने भावुक होकर कहा। आर्यन ने अनन्या की तरफ देखा और सबकी मौजूदगी में ऐलान किया कि वे जल्द ही अपनी शादी की सालगिरह एक बड़े समारोह के रूप में मनाएंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि उनका रिश्ता किसी समझौते से कहीं बढ़कर है। रात को अपने कमरे में अनन्या ने खिड़की से चांद की तरफ देखा। उसने सोचा कि कैसे एक समझौते से शुरू हुआ ये सफर आज उसके जीवन की सबसे खूबसूरत हकीकत बन गया है। आर्यन पीछे से आया और उसने अनन्या को गले लगा लिया। अब उनके बीच कोई डर नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, बस एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास और प्रेम था। उनकी कहानी अब एक नया मोड़ ले चुकी थी, जहां खुशियां ही खुशियां थीं। अध्याय 39 अटूट बंधन। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अनन्या और आर्यन का रिश्ता एक नई मिसाल पेश कर रहा था। अब वे केवल नाम के पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। अनन्या ने कंपनी के नए प्रोजेक्ट को इतनी सफलता दिलाई कि शहर के बड़े बड़े व्यापारी उसकी तारीफ करने लगे। एक सुबह आर्यन ने अनन्या को जगाया और उसे तैयार होने के लिए कहा। वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता था। आर्यन उसे उसी पुराने मंदिर ले गया जहां उनकी शादी की पहली रस्म हुई थी। वहां पहुंचकर आर्यन ने अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा, अनन्या, जब हम पहली बार यहां आए थे तब हमारे बीच केवल शर्तें और मजबूरियां थीं, लेकिन आज मैं यहां अपनी मर्जी से और पूरे दिल से आया हूं। मैं चाहता हूं कि हम अपनी इस शादी को फिर से एक नई शुरुआत दें, जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट न हो, बस हमारा प्यार हो। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान के सामने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाईं। उस दिन मंदिर की घंटियों की गूंज में एक नया संकल्प था। अनन्या को एहसास हुआ कि उसने न केवल एक घर पाया है, बल्कि एक ऐसा जीवन साथी पाया है जो उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाने की हिम्मत रखता है। अध्याय 40 खुशियों का संसार। मंदिर से लौटने के बाद शेखावत महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। ये उत्सव केवल कंपनी की सफलता का नहीं था, बल्कि आर्यन और अनन्या के सच्चे मिलन का भी था। दादाजी ने इस मौके पर अपनी वसीयत में एक बड़ा बदलाव किया और अनन्या को खानदान की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। पार्टी के बीच में अनन्या ने देखा कि आर्यन उसे दूर से मुस्कुराते हुए देख रहा है। वो उसके पास गई और धीरे से बोली, आर्यन, क्या आपको याद है? हमने सोचा था कि 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कान में फुसफुसाते हुए कहा, वो 1 साल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती थी अगर मैंने तुम्हें जाने दिया होता। अब तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। तभी घर के बाकी सदस्य भी वहां आ गए और सबने मिलकर इस खुशी को मनाया।
अनन्या की सौतेली माँ और पिता के बुरे साए अब पूरी तरह खत्म हो चुके थे। उन सब का अंत जेल की सलाखों के पीछे हुआ था और अनन्या अब आज़ाद थी। रात के सन्नाटे में जब वे अपनी छत पर खड़े होकर आसमान के तारों को देख रहे थे, अनन्या ने आर्यन के कंधे पर सिर रख दिया। उनकी कहानी जो एक समझौते से शुरू हुई थी, आज एक मुकम्मल मोहब्बत का रूप ले चुकी थी। ये माई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब उनकी जिंदगी की सबसे हसीन हकीकत बन गई थी। जिम्मेदारी। महल में सुबह की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ हुई। अनन्या अब केवल इस घर की बहू नहीं थी, बल्कि आर्यन के व्यापारिक साम्राज्य की एक मजबूत कड़ी बन चुकी थी। आर्यन ने तय किया था कि वो अनन्या को कंपनी के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की पूरी कमान सौंपेगा। दफ्तर पहुंचते ही अनन्या का स्वागत बहुत ही सम्मान के साथ किया गया। जो लोग पहले उसे केवल एक अभिनेत्री या आर्यन की समझौते वाली पत्नी समझते थे, आज वे उसकी बुद्धिमानी के कायल थे। अनन्या ने सभा में खड़े होकर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी योजना सबके सामने रखी। आर्यन दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसे अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। सभा खत्म होने के बाद जब वे दोनों अकेले थे, आर्यन ने अनन्या के पास जाकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हो। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी चुना। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब आपके भरोसे का नतीजा है। अगर आपने मुझे वह मौका न दिया होता तो शायद मैं आज भी खुद को एक समझौता ही समझ रही होती। उस दिन दफ्तर का माहौल केवल काम का नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और बढ़ते हुए विश्वास का गवाह बना। अध्याय 42। खुशियों का पैगाम। काम के बढ़ते बोझ के बीच भी आर्यन और अनन्या एक दूसरे के लिए वक्त निकालना नहीं भूलते थे। एक शाम आर्यन अनन्या को शहर के सबसे पुराने और खूबसूरत पुस्तकालय ले गया। वो जानता था कि अनन्या को किताबों से बहुत लगाव है। वहाँ के शांत माहौल में दोनों ने पुरानी कहानियों और अपनी जिंदगी के बारे में ढेरों बातें की। तभी सुमित्रा जी का फोन आया। उनकी आवाज़ में एक अलग ही खुशी और उत्साह था। उन्होंने बताया कि घर में एक बहुत बड़ा मांगलिक कार्यक्रम रखा गया है और वे चाहती हैं कि आर्यन और अनन्या जल्द से जल्द घर पहुंचें। जब वे महल पहुंचे तो पूरा घर फूलों और दियों से सजा हुआ था। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने पास बुलाया और एक पुरानी तिजोरी की चाबी अनन्या के हाथ में थमा दी। ये चाबी इस घर की लक्ष्मी की है, दादाजी ने भावुक होकर कहा। अनन्या, तुमने इस घर में खुशियां लौटा दी हैं। आज से तुम केवल आर्यन की पत्नी नहीं, बल्कि इस पूरे शेखावत खानदान की मान मर्यादा की रक्षक हो। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि एक अजनबी घर अब उसका अपना बन चुका था। रात को जब वो और आर्यन छत पर टहल रहे थे तो ठंडी हवाओं के बीच आर्यन ने उसे गले लगा लिया। उनकी ये यात्रा, जो एक कानूनी कागज से शुरू हुई थी, अब 7 जन्मों के अटूट बंधन में बदल चुकी थी। अब उनके सामने एक सुनहरा भविष्य था, जहां केवल प्यार और खुशियां थीं। अध्याय 43। सफलता का जश्न। पूरे शहर में अनन्या के नए प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही थी। आर्यन ने अनन्या की मेहनत को सम्मानित करने के लिए एक शानदार दावत का आयोजन किया। इस दावत में देश के सबसे बड़े उद्योगपति शामिल हुए थे। अनन्या ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही आर्यन और अनन्या ने हॉल में प्रवेश किया, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कमरा गूंज उठा। आर्यन ने माइक हाथ में लिया और गर्व से कहा, आज की ये शाम अनन्या के नाम है। उसने साबित कर दिया कि दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मुझे गर्व है कि वह मेरी जीवन संगिनी है। अनन्या की आंखों में चमक थी। उसने देखा कि सुमित्रा जी और दादाजी भी खुशी से मुस्कुरा रहे थे। पार्टी के दौरान कई बड़े व्यापारियों ने अनन्या के साथ काम करने की इच्छा जताई, लेकिन अनन्या की नज़रें बार बार आर्यन को ढूंढ रही थीं। उसे एहसास हुआ कि भीड़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका सुकून सिर्फ आर्यन के पास है। जब संगीत बजना शुरू हुआ तो आर्यन ने अपना हाथ अनन्या की तरफ बढ़ाया। दोनों ने साथ में नृत्य किया और उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उनके बीच की केमिस्ट्री देखकर हर कोई दंग था। अब ये रिश्ता समझौते की बेड़ियों से बहुत दूर निकल चुका था। अध्याय 44। अटूट विश्वास। पार्टी के बाद जब वे दोनों घर लौटे तो रात काफी हो चुकी थी। महल के बगीचे में टहलते हुए अनन्या ने आर्यन से पूछा, क्या आपने कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी? वो समझौता अब कहाँ खो गया? आर्यन ने रुककर अनन्या की आंखों में देखा। सच्ची बात तो ये है अनन्या कि जिस दिन तुमने पहली बार मेरे परिवार की रक्षा की थी, उसी दिन वो समझौता मेरे दिल से खत्म हो गया था। मैंने बस उसे स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लिया। तभी खन्ना वहां आया और उसने एक जरूरी फाइल आर्यन को दी। उस फाइल में उन लोगों के नाम थे जो अभी भी गुप्त रूप से अनन्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार आर्यन और अनन्या घबराए नहीं।
उन्होंने मिलकर तय किया कि वे अब किसी भी दुश्मन को अपने करीब नहीं आने देंगे। आर्यन ने अनन्या का हाथ थामते हुए कहा, कल से हमारी एक नई यात्रा शुरू हो रही है। हम मिलकर एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे जहां सिर्फ सच और प्यार की जगह होगी। अनन्या ने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया। उसे पता था कि आने वाला समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसके पास आर्यन का विश्वास और परिवार का साथ था। रात की खामोशी में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनकी प्रेम कहानी अब अपने सबसे खूबसूरत दौर में पहुंच चुकी थी। अध्याय 45 नई ऊंचाइयां। दफ्तर का माहौल आज कुछ अलग ही था। अनन्या के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर तरफ बस अनन्या के काम की चर्चा हो रही थी। आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठा अपनी पत्नी की इस कामयाबी को देखकर फूला नहीं समा रहा था। उसने तय किया कि आज की शाम वो अनन्या के लिए कुछ खास करेगा। शाम को घर लौटते समय आर्यन ने गाड़ी एक पुराने पुस्तकालय की तरफ मोड़ दी। अनन्या को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और आर्यन ने उस पुस्तकालय को फूलों और रोशनी से सजवा रखा था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अनन्या की आंखों में चमक आ गई। आर्यन, ये सब? अनन्या के पास शब्द नहीं थे। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने इस परिवार का मान बढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी का हर पल इसी तरह रोशनी से भरा रहे। दोनों ने वहां ढेर सारी बातें की। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया जब वे एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। लेकिन आज उनके बीच एक ऐसा बंधन था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती थी। अनन्या को महसूस हुआ कि उसे वो सब मिल गया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अध्याय 46 अटूट प्रेम का संकल्प। अगली सुबह महल में एक बहुत बड़े उत्सव की तैयारी चल रही थी। ये उत्सव केवल प्रोजेक्ट की सफलता का नहीं था, बल्कि दादाजी की सालगिरह का भी था। पूरा शेखावत परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ था। सुमित्रा जी और दादाजी ने आर्यन और अनन्या को आशीर्वाद दिया। दादाजी ने सबके सामने घोषणा की, आज मैं अपने व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनन्या के नाम कर रहा हूँ। उसने न केवल हमारे कारोबार को संभाला है, बल्कि मेरे पोते आर्यन की जिंदगी में फिर से खुशियां भरी हैं। पार्टी के बीच में जब आर्यन और अनन्या अकेले थे, तो आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी पहनाई। ये अंगूठी उस समझौते की याद नहीं है, बल्कि हमारे उस भविष्य का वादा है जिसे हम साथ मिलकर बनाएंगे, आर्यन ने भावुक होकर कहा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया। उसने महसूस किया कि उसका सफ़र जो एक डर और मजबूरी से शुरू हुआ था, वो अब प्यार के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका है। अब उनके पास एक दूसरे का साथ था, परिवार का प्यार था और आने वाले कल के लिए ढेरों सुनहरे सपने थे। उनकी कहानी अब एक ऐसी हकीकत बन चुकी थी जो किसी भी किताब की प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। अध्याय 47 परीक्षा की घड़ी। अनन्या की सफलता ने जहां एक तरफ शेखावत खानदान का नाम ऊंचा किया था, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुराने दुश्मन अब भी साये की तरह उनके पीछे पड़े थे। दफ्तर में एक जरूरी बैठक के दौरान अनन्या को पता चला कि उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट के कुछ गोपनीय दस्तावेज गायब हैं। ये खबर सुनते ही पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे शक था कि ये किसी अंदरूनी आदमी का काम है। उसने सुरक्षा टीम को बुलाकर जांच के आदेश दिए। अनन्या इस मुश्किल घड़ी में भी शांत रही। उसने अपनी सूझबूझ से सभी कर्मचारियों से बात की और यह समझने की कोशिश की कि आखिर चूक कहाँ हुई। शाम तक अनन्या को एक सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में एक नकाबपोश आदमी पिछले दरवाजे से बाहर निकलता हुआ दिखा था। अनन्या ने आर्यन को बताया कि ये केवल चोरी नहीं है, बल्कि उनके परिवार के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। आर्यन ने अनन्या का हाथ थामते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उस चोर को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अध्याय 48 सच का सामना। अगली सुबह आर्यन और अनन्या ने मिलकर उस चोर का पीछा किया जिसका सुराग उन्हें मिला था। वो रास्ता शहर के एक पुराने गोदाम की तरफ जाता था। वहां पहुंचकर जो सच उनके सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। दस्तावेज चोरी करने वाला कोई और नहीं, बल्कि आर्यन का ही एक पुराना भरोसेमंद कर्मचारी था, जिसे अनन्या की सौतेली माँ ने लालच दिया था। अनन्या ने उस आदमी के सामने जाकर शांति से पूछा, आपने चंद पैसों के लिए उस इंसान को धोखा दिया जिसने आपको हमेशा अपना माना। क्या आपको अपनी वफादारी की कोई कीमत नहीं पता? वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा और उसने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि अनन्या की सौतेली माँ जेल से बाहर आने के लिए हाथ पैर मार रही है और वो चाहती है कि अनन्या का व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो जाए। आर्यन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और उन चोरी हुए दस्तावेजों को बरामद कर लिया।
महल वापस लौटने पर दादाजी ने अनन्या की बहादुरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अनन्या ने न केवल व्यापार बचाया है बल्कि परिवार की मर्यादा को भी गिरने से बचा लिया। रात को जब सब सो गए, आर्यन ने अनन्या से कहा, हर बीतते दिन के साथ तुम मुझे हैरान कर देती हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि हमारा ये बंधन किसी भी तूफान को झेलने के लिए काफी है। अनन्या मुस्कुराई और उसे एहसास हुआ कि अब उनकी जिंदगी में डर की कोई जगह नहीं बची थी। अध्याय 49 गहराता विश्वास। दस्तावेजों की चोरी के पीछे का सच सामने आने के बाद महल में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। अनन्या ने जिस बहादुरी और समझदारी से उस गद्दार कर्मचारी को पकड़ा था, उसने आर्यन के दिल में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ा दिया। आर्यन को एहसास हुआ कि अनन्या केवल उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि उसके साम्राज्य की रक्षक भी है। दोपहर के समय आर्यन ने अनन्या को अपने निजी अध्ययन कक्ष में बुलाया। उसने मेज पर एक नई फाइल रखी थी। अनन्या को लगा कि शायद कोई नया प्रोजेक्ट है, लेकिन जब उसने फाइल खोली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उन जमीनों के कागजात थे जिन्हें अनन्या के पिता ने धोखे से बेच दिया था। आर्यन ने उन्हें फिर से अनन्या के नाम पर खरीद लिया था। आर्यन, ये सब, इसकी क्या जरूरत थी? अनन्या ने भावुक होकर पूछा। आर्यन ने उसके करीब आकर कहा, अनन्या, ये केवल जमीन नहीं है, ये तुम्हारा खोया हुआ मान है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में कभी भी खुद को कमजोर ना समझो। अब से तुम्हारा जो कुछ भी छीना गया था वो सब तुम्हारा है। अनन्या ने आर्यन को गले लगा लिया। उस पल उसे महसूस हुआ कि प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों में छिपा होता है। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अब उस पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अध्याय 50 खुशियों का आगाज। अगली सुबह सुमित्रा जी ने घर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। यह पूजा परिवार की सुख शांति और आर्यन अनन्या के नए जीवन की सफलता के लिए थी। पूरे महल को गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजाया गया था। अनन्या ने पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी जिसमें वो साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही थी। पूजा के दौरान पंडित जी ने आर्यन और अनन्या को एक साथ आहुति देने को कहा। जब उन दोनों के हाथ एक दूसरे को छू रहे थे तो उन्हें एक अनूठी ऊर्जा का एहसास हुआ। पूजा समाप्त होने के बाद दादाजी ने सबके सामने घोषणा की कि वे अपनी वसीयत का एक बड़ा हिस्सा अनन्या के नाम कर रहे हैं। आज से अनन्या इस घर की असली लक्ष्मी है, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसने न केवल आर्यन को बदला है बल्कि हमारे पूरे खानदान को एक नई दिशा दी है। शाम को जब पार्टी शुरू हुई तो शहर के सभी गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। आर्यन ने अनन्या का हाथ थामकर सबके सामने ऐलान किया कि उनकी शादी अब केवल एक समझौता नहीं बल्कि एक अटूट बंधन है। अनन्या की सौतेली माँ और पिता की साजिशें अब पूरी तरह नाकाम हो चुकी थीं। रात को चांदनी के नीचे छत पर टहलते हुए आर्यन ने अनन्या से कहा, हमारा सफर एक कागज के टुकड़े से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये रूह के रिश्ते तक पहुंच गया है। क्या तुम हमेशा इसी तरह मेरा साथ दोगी? अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और कहा, मरते दम तक आर्यन, मरते दम तक। उनकी कहानी का यह अध्याय एक सुखद अंत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनके प्रेम का सवेरा अभी शुरू ही हुआ था। दोस्तों, ये था हमारी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आज का भाग। मुझे उम्मीद है कि अनन्या और आर्यन की इस बदलती जिंदगी ने आपका दिल छू लिया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बन सकें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी ए दिल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला अध्याय आते ही आपको सबसे पहले पता चले। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज का भाग कैसा लगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।